बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो एक तरह का तूफान आ गया है, उसके बाद जो पाकिस्तान के पहले ही हालात दिगर गूं थे, पहले ही गैर यकीनी की सूरत हाल थी, पहले ही सियासी माशी तौर पर, दाखिली तौर पर, दस्तूरी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार था मुल्क, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। खबरों का, अंदाज़ों का, तज्जियों का एक ऐसा इन्फ्लक्स आ गया है कि हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा है, लेकिन ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ। जनरल फैज़ हमीद का कंडक्ट नो डाउट कि गलत हुआ होगा, जैसा कि पहले प्रीवियसली ये ऐसा हमारे मुल्क में होता रहा है, और जैसा कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वैसा ही कंडक्ट बाकियों का भी इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट का वही है, और फ्यूचर में भी ऐसा ही कंडक्ट होता रहेगा। लेकिन क्या वजह है कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके इस तरह कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है? मेरी समझ में दो तीन चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हुकूमत है प्लस इस्टेब्लिशमेंट है, इनसे मुल्क की ना इकानमी संभाली जा रही है, ना मुल्क के हालात संभाले जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान को किसी न किसी तरीके से उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब कि उनकी नकल हरकत पर, उनकी गुफ्तगू पर, उनकी कोई भी बात जो है वो मंजर आम पे ना आए, और वो फौज की तावील में 6 महीने साल के लिए चले जाएं, और उसके बाद लोग उनको भूल जाएं। 9 मई के बाद जिस तरह उनकी पार्टी को या उन्हें जिस तरह निशान इबरत बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं या हुई हैं, या जिस तरह के मुकदमे चले, तो मुझे ये लगता है कि जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इसमें कामयाब नहीं होगी। चूँकि आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जो 9 मई है उसके 15 महीने में किसी को कोई सज़ा भी नहीं हुई, ना इसके ऊपर कोई बाकायदा कोई कमीशन बना। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उनको छोड़ दिया गया। फिर DGISPR ये कहते हैं कि जब तक कोई 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक माफ़ नहीं किया जाएगा। और फिर इस 9 मई के जो वाक़या हुआ था, ये बहुत ही बुरा वाक़या हुआ था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। 9 मई के वाक़यात के बाद ही 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं, जो पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा वोटें दी हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान का जो दौर था 2022 में, जब अप्रैल में उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, तो आप सबको याद होगा पाकिस्तान की इकानमी 6% यानी 6% ग्रोथ उसकी हो रही थी, और इस वक्त जो है वो माइनस में हम जा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व तकरीबन 18 अरब के थे। कंस्ट्रक्शन हो या फिर इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, वो फुल अपनी कैपेसिटी पे चल रही थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि बिजली के बिल जो थे उस वक्त पर यूनिट बिजली वो 16 या 17 रुपए की फ़रोख्त होती थी, आज 60 से 70 रुपए की बिजली फ़रोख्त हो रही है। उस वक्त अब महंगाई आप देखें कि किस तरह पर थी, और आज की महंगाई को का आप मुआवजा करें। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम जारी था, लोगों को पैसे मिलते थे खाने पीने के लिए जो गरीब थे, माजूर थे। इसके अलावा आपको पता होगा कि पनाहगाहें बनाई गई थी, हर आदमी के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मुफ्त में उसे मैसर तक वो इलाज करवा सकता है। इमरान खान रशिया से सस्ती, ईरान से सस्ती गैस और बिजली लेना चाहते थे, तेल लेना चाहते थे। इसके अलावा वो अपनी पॉलिसी खुद बनाना चाहते थे। आज देखें पाकिस्तान को कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को आप एलिमिनेट करके, ये जंग है, ये आवाम के असाब की जंग है। आज जब ये आप मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में 22 अगस्त को एक जलसे की कॉल दी गई है। इसी तरह यहाँ UK की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जलसे कर रहे हैं, वो 1 मिलियन मार्च करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ UK के बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज में बसते हैं। आपको पता है इमरान खान साहब की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें कोरोना के 2 साल थे, वो भी आप फॉरगेट न करें। 1.5-2 साल उन्होंने हुकूमत की, उसमें ये जो उनके इक़दाम थे, बिलियन ट्री, सुनामी की अगर बात करें, माहौलियात और आलूदगी से बचने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
جو آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں نہ بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ اوورسیز پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، نہ ہی ہمارے ملک کو کوئی قرضے دے رہا ہے، نہ ہی یہاں فلائٹیں کسی ملک کی چل رہی ہیں، یعنی ڈائریکٹ یورپ اور امریکہ کی بات کریں تو گھوم کر جاتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی اپنے سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہے تھے، انہیں ووٹ کا حق دیا گیا تھا۔ تو بہت ساری لمبی چوڑی عوام کی ایک بیٹل ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی فرگیٹ عمران خان، لیکن یہ جو حکومت میں اگر اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر یہ ملک میں ڈیلیور کرتی پچھلے 2.5 سالوں سے، ملک کی اکانومی ٹھیک کرتی، مہنگائی ختم کرتے، اس کے علاوہ ہماری داخلی اور خارجی پالیسی ٹھیک ہوتی، اور پھر عوام ان کے ساتھ ہوتی، عوام ان کے ساتھ ہمدردیاں کرتی۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر میاں نواز شریف صاحب بھی تقریر کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی تقریر کر رہے ہیں۔ یقین مانیے کہ یہ نہ برطانیہ میں جلسہ کر سکتے ہیں، نہ عوام میں جلسہ کر سکتے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں۔ اس وجہ سے عوام جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان کے لوگوں کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جس طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس پر فوکس ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، عمران خان کو آپ ریلیز نہیں کروا سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ مخلص نہ ہوں۔ آپ لوگ پریویلیجز اس کا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن عمران خان کو رہا کرنے کے لیے آپ ایسے اقدامات نہیں کر رہے ہیں، ایسی جدوجہدی نہیں کر رہے ہیں، نہ اوورسیز میں اور نہ پاکستان میں، کہ عمران خان رہا ہو سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔